आज हम मुस्लिम का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले दिया गया है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन के बाद दिया गया है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमें दिया गया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है मैनेजमेंट के। फिर उसके बाद हमें समझाया गया मैनेजमेंट कैसे एक साइंस है, कैसे एक आर्ट है और कैसे एक प्रोफेशन है। फिर बारे में बताया जिसमें तीनों लेवल को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। ठीक है, फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, फंक्शन कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसके बाद कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया, उसकी मीनिंग बताई गई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। उसके बाद फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज कौन कौन सा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें मेनली मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम एचआर मैनेजमेंट भी कहते हैं या एचआरएम भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, मींस मनी रिलेटेड मैनेजमेंट जो भी हम करते हैं। फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में हमें बताया गया। तो हमें इंट्रोडक्शन में सिंपल सा बताया गया जो मैनेजमेंट है वो से एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता आ रहा है। जैसे स्टोन एरा में जो ह्यूमन बींग्स रहते थे, सर्वाइव करते थे, वो क्या करते थे, हंटिंग या फिशिंग करके अपना फूड कलेक्ट करते थे। तो उस टाइम पे भी वो लोग क्या करते थे, सुपर प्लानिंग करते थे कि मतलब कौन कब कहाँ कैसे हंटिंग करनी है, कौन कौन से पॉन्ड में फिशिंग करनी है। सुपरविजन करते थे, पहले प्रॉपर्ली देखते थे कि हमें यहाँ पे शिकार मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या जो भी जानवर है हम पे हमला न कर दे। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते थे कि सब लोग मिलके शिकार करेंगे, ऐसा ना हो कहीं जब कोई बड़ा जंगली जानवर आ गया तो उनके सबके ऊपर अटैक करके उन्हें मार दे। गाइडेंस कोई उनका लीडर होता था, आपने देखा होगा मूवीज में कोई लीडर होता था, उनको गाइडेंस देता था कि दो इस साइड से, दो इस साइड से, बाकी सब मेरे पीछे आओ, ऐसा करके। ठीक है, और यूज्ड टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर वर्क। मतलब ये आप समझ सकते हैं पहले के टाइम में भी, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेटिंग, गाइडेंस, ये सारी चीजों का यूज किया जाता था, प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता था सब कुछ। ठीक है, तो यही सब चीजें हमें इंट्रोडक्शन में बताई गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है पढ़ लेते हैं। Man is a social animal. He lives in a group. He receives the cooperation of the others to achieve the objective. To know the concept of management, it becomes necessary to understand the meaning of management. Writers have a thought to explain the meaning of management in different viewpoints. आपने हमें इसमें सिंपल सा बताया गया, क्या बताया गया, जो मैन है एक सोशल एनिमल है। हम लोग हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि मैं अकेले किसी जंगल में छोड़ दिया, हमें नहीं अच्छा लगेगा। हम हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे अपना एक दूसरे के साथ मैनेज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम मिलजुल कर करते हैं, और उसी इन सब चीजों को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो जो डिफरेंट राइटर्स थे उन्होंने डिफरेंट वे में मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। डेफिनेशन दी गई है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, जिससे हम दूसरों से अपना काम करवा सकते हैं। मतलब किसी दूसरे से काम करवाने की कला को क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। या किसी दूसरे से अपना काम करवाने के तरीके को हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम काम करवा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन हमें दी गई है, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट वेल एज मेकिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। और ये वाली जो डेफिनेशन हमें दी गई है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। ठीक है, इसमें हमें बताया गया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक फंक्शन है इस चीज का, जो हमने पहले से कोई, जैसे मान लीजिए हमने पहले से कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा है कि पर्टिकुलर यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है इसमें, उसको अकम्प्लिश करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या करता है, अचीव करने में हेल्प करता है विद द मिनिमम टाइम, कम से कम समय में, कम से कम पैसों में, और मेकिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूज करके क्या करता है, हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव और टास्क को अकम्प्लिश करता है। इसी को हम सिंपल से मीनिंग में क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। फिर हमें एक और डेफिनेशन दी गई है, क्या दी गई है, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस व्हिच प्लान्स एंड कंट्रोल्स द मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को सिंपल से समझ सकते हैं कि 5M या 7M जो दिए गए हैं,
अब इसमें 7 एम्स दिए 6 एम्स दिए गए हैं। पहला तो मैन, दूसरा है मशीन, फिर मटेरियल तीसरा, चौथा मेथड, पांचवा मनी और छठा मार्केट। तो आज डेफिनेशन को 6 एम डेफिनेशन भी कहते हैं हम सिंपली। तो इसमें आपको मेनली क्या याद करना पड़ता है, यही जो 6 चीजें दी गई, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, मार्केट। ठीक है। मैनेजमेंट एक, अब इसको समझ लेते हैं डेफिनेशन में कहना क्या चाहते हैं। मैनेजमेंट इज सच प्रोसेस प्लान्स एंड कंट्रोल्स। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस जो प्लान करता है और कंट्रोल करता है किन किन चीजों को, मैन को, मतलब जो लोग वहां पे प्रॉपरली, जो वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं, मशीन को, जो भी मशीनरी है उसका प्रॉपर इफिशिएंट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मटेरियल को, जो भी रॉ मटेरियल है हमारे पास उसका यूज करके प्रॉपरली हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कहीं मटेरियल का वेस्टेज तो नहीं हो रहा। मेथड, हम जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं वो क्या हमारे लिए सफिशिएंट है, क्या अच्छा है। उसके बाद मनी, ठीक है, जो हमारे पास जो भी पैसे, हम क्या उतने पैसों में प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और पैसों की जरूरत पड़ेगी। और मार्केट जो भी हमारे मार्केट कंडीशन है उस हिसाब से हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या मार्केट को और भी सप्लाई की जरूरत है, क्या हम कहीं लॉस में तो नहीं जा रहे। ये सारी चीजें क्या होता है, मैनेज करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। फिर ठीक है, हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट आप देख लीजिए, पहला पॉइंट दिया गया है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर एक जगह पे पाया जाता है, मैनेजमेंट पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। हर जगह जहाँ पे भी कोई काम होता है वहां पे मैनेजमेंट पाया जाता है, और वहां पे मैनेजमेंट के हेल्प से ऑब्जेक्ट, उनके जो भी वर्क होता है, उनका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको अकम्प्लिश करते हैं। किसी ना किसी फॉर्म में मैनेजमेंट पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, एग्रीकल्चर में भी मैनेजमेंट लगता है, आर्मी में भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है, सेकंड नेचर क्या दिया है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। जब हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, तो हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट तैयार करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपना गोल अचीव कर सके। ठीक है। फिर बताया गया ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट का आप सिंपल से समझ सकते हैं, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि अगर हम अकेले ही होंगे तो हमें मैनेज करने की जरूरत है कि हमने पहले से सब कुछ समझा हुआ है। लेकिन जब ज्यादा लोग होंगे तभी क्या होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो पाएगा, तभी तो हम उनको मैनेज करना, कोई होगा ही मैनेज करने के लिए तो हम किसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप एक्टिविटी है। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कि हमें पता है हमारा एक गोल अचीव हो जाता है तो हम दूसरा गोल बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैनेजमेंट भी, जब हम पहले पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, फिर जब वो गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो नया गोल बनाते हैं, उसी के साथ फिर से एक नया मैनेजमेंट तैयार करते हैं। इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, नए नए टारगेट्स डिसाइड करते हैं बिजनेस यूनिट में। फिर बताया गया नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया ह्यूमन प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है ह्यूमन प्रोसेस है। ह्यूमन प्रोसेस क्यों, क्योंकि मैनेज, अगर ह्यूमन होंगे नहीं, लोग नहीं होंगे तो आप मैनेज किसको करेंगे। मैनेजमेंट है प्रोसेस ऑफ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ यूनिवर्सलिटी। ह्यूमन एलिमेंट इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में सबसे मेन एलिमेंट क्या होता है, ह्यूमन, मतलब जो लोग हैं हमारे पास जिनको मैनेज कर रहे हैं, जिनसे हम प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, जिनकी हेल्प से हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, जिनको मैनेज करके, इसीलिए इसको ह्यूमन प्रोसेस भी कहा जा सकता है। फिर डिसीजन प्रोसेस। अब मैनेजमेंट में जैसे हम कोई ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया, उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट सेटअप करना है। मैनेजमेंट में डिसीजन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है कौन से वर्क को किसको अलॉट किया जाए, क्या कौन उसके लिए ज्यादा एफिशिएंट वर्कर रहेगा। जैसे कोई अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की जॉब पे हमने अगर किसी इंजीनियर को रख दिया तो क्या वो वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। या अकाउंटेंट को इंजीनियर की जॉब पे रख दिया तो वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और बाकी बहुत सारे मैनेजमेंट में बहुत सारी, हम जब भी अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाते हैं बहुत सारी वर्क होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन प्रोसेस भी है। ठीक है, मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। तो हम अगर डिसीजन नहीं लेंगे, जैसे रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है, रॉ मटेरियल जो भी हमारे पास था उसका सबका यूज हो चुका है, हमें नया रॉ मटेरियल मंगाना है, तो अगर हम डिसीजन ही नहीं लेंगे मंगाना है कि नहीं मंगाना है, तो हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया गया है हमें, क्या दिया गया है नेचर में, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैथमेटिक्स साइंस है। ठीक है, क्यों साइंस, क्यों है, क्योंकि उसमें
मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्ट क्यों है, मैं आर्ट आर्ट क्यों है, आर्ट इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट है आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, ठीक है। मैनेजमेंट इट इज नोन एज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन क्यों है, किसी मैनेजमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए हमें किसी प्रोफिशिएंसी की रिक्वायर होती है, प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंट, क्लीवरनेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्या है, एक प्रोफेशन भी है, ठीक है। अगला पॉइंट हमें दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो हमारे जो रिसोर्सेज उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्री डिसाइडेड है वो टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक, जैसे कि अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली ना करें उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी निकल के आते हैं। तो चलिए हम पहले इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंस दिया गया नेसेसरी इन एवरी फील्ड, जो मैनेजमेंट है वो सभी फील्ड्स में रिक्वायर्ड है, सभी फील्ड में नेसेसरी है, जैसे कि रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट एक्सेट्रा, कोई भी फील्ड हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही है। आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देख सकते होंगे कि हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें कोई ना कोई चीज मैनेज करनी ही पड़ती है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद फिर हमें क्या दिया गया है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैनेजमेंट होगा तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, जैसे कि लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सनल्स एंड मशीनरी, इन सारी चीजों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जो भी चीजें हैं उनका प्रॉपर यूज हो पाएगा, प्रॉपरली उनकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का आप सिंपल सा मतलब समझते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। मैक्सिमम इस वे में यूटिलाइजेशन होगा कि जो हमारे आउटकम्स होंगे वो बहुत अच्छे निकल के आएंगे, अगर क्या होगा प्रॉपरली हम मैनेजमेंट से कोई काम करें तो, ठीक है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस दिया गया है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हम मैनेजमेंट को साथ लेके प्रॉपरली मैनेजमेंट की हेल्प से काम कर रहे हैं, पहले से हमने मैनेजमेंट पूरा प्लान कर लिया है, पहले से सब कुछ सारी चीजें हमने मैनेज कर ली है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्या होता जाएगा, अकम्प्लिश होता चला जाएगा या अचीव होता चला जाएगा, ठीक है। और उसी के हेल्प से फिर से आप देख सकते हैं मैनेजमेंट मेक्स द पॉसिबल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच हेल्प्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब मैनेजमेंट की हेल्प से आप समझ सकते हैं जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, प्रॉपर्ली जो हमारे पास रिसोर्सेज उनका यूटिलाइजेशन होगा, प्रॉपर्ली उनकी हेल्प से वर्क होगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर्ली अचीव हो पाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हमारा बिजनेस अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है, तो हम उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना सकते हैं। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो हम प्रॉपर अपने जो भी ऑब्जेक्टिव उसको टाइम टू टाइम अचीव करते जाएंगे, उनका अकम्प्लिशमेंट होता रहेगा, तो उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं अपना जो बिजनेस है उसको प्रॉपर्ली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो धीरे धीरे हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जाएगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नए नए क्रिएट होती चली जाएंगी, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया if a management is efficient and firm soon develop itself form of company whereas insufficient management becomes responsible for the closure of many companies which lead to further increase in unemployment, ठीक है। जैसे कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रहा तो अपनी छोटी सी जो बिजनेस है उसको एक बड़ी कंपनी में डेवलप कर सकते हैं। एक बड़ी कंपनी में डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी क्रिएट होंगी। लेकिन अगर बड़ी कंपनी में डेवलप होने के बाद प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ, इनएफिशिएंट हो गया मैनेजमेंट, तो क्या हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनीज भी आजकल बंद हो जाती है, उसकी वजह से फिर से क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी। इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो हमारी कंपनी को और भी क्या होगा हमारी कंपनी का डेवलपमेंट और भी तेजी से होगा। उसके बाद फिर हमें बताया गया सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट क्या है, बिजनेस कैरिड आउट पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कोई भी बिजनेस है वो एक सोसाइटी का एक पार्ट की तरह ही चलता है,
और सोसाइटी के बेनिफिट के आप समझ सकते हैं, कोई भी बिजनेस है वो सोसाइटी के पार्ट एक पार्ट की तरह पर ही चलता है। और कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट है किसी भी बिजनेस का, तो क्या होता है हमारी सोसाइटी को फेवर करता है। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस विद द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कोई भी बिजनेस सक्सेस होगा आप वेल्थ एंड उससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी का वेल्थ और वेलफेयर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि पहले कोई बिजनेस आप धीरे धीरे ग्रो करने लगा, धीरे धीरे और भी बड़ी कंपनी में डेवलप होगा और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, आप समझ सकते हैं। जो पुराने वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, जितना प्रॉफिट होगा उनको इंसेंटिव मिलेगा, जो भी वर्कर्स है प्रॉपरली वर्कर्स भी प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा हमारी सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ता चला जाता है, वेल्थ बढ़ती चली जाती है, ठीक। और कोई भी बिजनेस जो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चल रहा है वो क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेगा, अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज आपको हमारी सोसाइटी को आपको लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 8 नेशनल मोटिव। कोई भी बिजनेस ग्रो करता है तो उसका एक नेशनल मोटिव ही होता है, उसका एक क्या है, नेशनल मोटिव ही होता है। जैसे कि कोई भी बिजनेस ग्रो करेगा हमारे कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। फिर हमें बताया गया द मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू take maximum utilization of untapped human resources and factors of production, economical, social and national development of the economy। अगर कोई भी बिजनेस प्रॉपर्ली ग्रो करेगा, उसमें प्रॉपर्ली मैनेजमेंट होगा तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी हमारी कंट्री की, नेशनल डेवलपमेंट होगा, आप समझ सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। हमने पहले समझा था, हमने शॉर्ट में समझा था, लेकिन उसी को थोड़ा बढ़ा के दे दिया गया, थोड़ा एक्सप्लेनेबल वे में दे दिया गया है, ठीक है। और समझते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्यों साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें भी क्या होता है, एक सिस्टमेटिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट में बहुत सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, इसलिए इसको हम साइंस कह सकते हैं। उसके बाद हमें आगे वही एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको जस्ट एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्या दिया गया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट मींस means employment of skills and expertise of individual, but implement the skill one should have also theoretical knowledge, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। आर्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स। हमारे पास जो भी स्किल्स है उनको हम प्रॉपर्ली एम्प्लॉय, जो हमारे लोगों के पास स्किल्स है, हमारे पास स्किल्स है, उस स्किल्स का यूज करके प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, अपने एक्सपर्टीज का यूज करके प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, उसी को हम आर्ट कहते हैं। लेकिन कोई भी काम करने के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, उसके साथ साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है, इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, आर्ट कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन की तरह भी है। मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे, प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी, ठीक है। अब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन इसलिए कहा जा रहा है कि जिसमें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा, आप समझ सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए भी मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की तरह ही है। वो क्या करता है, हमारी सोसाइटी का वेलफेयर करता है, हमारी पूरी सोसाइटी का वेलफेयर, हमारी जो सोसाइटी है उसको हेल्प करता है, हमारी सोसाइटी का वेलफेयर करता है, इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा गया है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फिर हमें मैनेजमेंट ऐसे प्रोफेशन में बताया गया। मैनेजमेंट ऐसे प्रोफेशन में कुछ पॉइंट्स दिए गए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए, जिसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह क्यों है। चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया गया रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसे हमारे मैनेजमेंट, किसी भी चीज की मैनेजमेंट, प्रॉपर्ली मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए, प्रॉपर्ली मैनेजमेंट को सेटअप करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, वैसे प्रोफेशन में भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एलएलबी डिग्री फॉर द लॉयर्स, एमबीबीएस, एमडी और एमएस नेसेसरी फॉर द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट दिया गया है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। जैसे किसी प्रोफेशन में कंटिन्यूअस रिसर्च करनी पड़ती है, कंटिन्यूअस हमें नॉलेज गेन करते रहना पड़ता है,
ठीक है। अगर हम उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसी तरह जो मैनेजमेंट है उसमें भी कंटिन्यूअसली हमें रिसर्च करते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस हमें नॉलेज गेन करते रहना पड़ता है, ताकि हम अपने कंपनी को, अपने मैनेजमेंट को और भी इफिशिएंटली यूज कर सके, और भी इफिशिएंटली हम अपने कंपनी को और भी ग्रो कर सके। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया भी गया है, जैसे कि बताया गया है कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इम्पार्ट्स द मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। उसी तरह जो हमारा मैनेजमेंट है उसका भी क्या है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। क्या है? जैसे बताया गया IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या करता है, हमारे पूरे कंट्री में क्या करता है, मैनेजमेंट की एजुकेशन को इम्पार्ट करता है, प्रॉपरली मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है। आप मान सकते हैं कि IIM एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के फील्ड में। जैसे इंजीनियरिंग में IIT बेस्ट है, वैसे मैनेजमेंट के फील्ड में क्या बेस्ट है, IIM बेस्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दिया गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। Each professional association frame a code of conduct for its member. It is mandatory for all the members follow the code of conduct. जैसे कि कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है उसमें एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। वैसे मैनेजमेंट में भी क्या होता है, मैंडेटरी होता है कि जितने भी मैं प्रॉपरली एक मैनेजमेंट के अंदर जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उनको भी एक कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जो भी वर्क प्रॉपरली दिया जाए उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए उसको फॉलो करना पड़ेगा। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे कोई भी प्रोफेशनल है, ठीक है, जैसे लॉयर है, डॉक्टर, उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों की हेल्प करें। ठीक है। वैसे मैनेजमेंट की भी क्या होती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, जैसे कि मैनेजमेंट में आप समझ सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल एग्जांपल देगा, शुड बी लॉयल टू हिज क्लाइंट। उसको कोई भी अगर प्रोफेशनल चार्टेड CA भी क्या है, प्रोफेशन ही है, तो कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट है उसको अपने क्लाइंट के लॉयल रहना चाहिए, अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दूसरे से डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो वैसे मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी लोग मैनेजमेंट में जुड़े हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, अपनी कंपनी के प्रति लॉयल रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दूसरे किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें आपको तीनों लेवल्स के बारे में शॉर्ट में समझाना रहेगा, और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, 5 मार्क में आता है। चलिए फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। आप ये डायग्राम को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, मतलब जिसके पास कंपनी की सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। जैसे कि कौन कौन होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। अब उनके फंक्शंस क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार। to lay down the primary subsidiary objective of the business। बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रस्टीज की तरह वर्क करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के। फिर जो CEO होता है जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, एंड हायर ऑफिसर असाइन देम अथॉरिटी, वो अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। जो CEO होता है और जो हायर ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, सैंक्शन द बजट। बजट क्या होता है, जो भी मिडिल लेवल के बजट प्रिपेयर करते हैं उनको सैंक्शन करना होता है, अगर प्रॉपर बजट है तो। ठीक है। जो लेवल जो भी लॉ है उनको अबाइड करना पड़ता है, मतलब लॉ के हिसाब से वर्क करना पड़ता है, कंपनी देखना पड़ता है कंपनी प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, जो भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। जो हमारी कंपनी है, जो भी हमारा एंटरप्राइज है, उसके लिए प्लान करना पड़ता है, उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, साथ साथ टाइम टू टाइम सुपरवाइज भी करना पड़ता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये सब भी काम किसका होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। जो भी हमारी एनुअल रिपोर्ट्स है उनको भी कौन एनालाइज करता है, उनको भी
कौन चेक करता है? उनको बना रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कौन इंस्ट्रक्शन देता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में क्या कहा जा सकता है? कनेक्टिंग लिंक कहा जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें मिडिल लेवल में कौन आता है? प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, परचेस, फाइनेंस एक्सेट्रा, ये जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो किस में आते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम क्या होता है? जो भी सीईओ इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, उसके बाद बजट प्रिपेयर करना। अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट, जैसे आपने देखा इसमें क्या दिया गया? प्रोडक्शन, सेल, परचेस, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स को, जो हेड्स होते हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। तो पर्टिकुलर अब उनके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए बजट प्रिपेयर करना, पॉलिसीज फॉर्म करना। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी हमारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं कंपनी में, उनकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के नए को बढ़ाने के लिए नए नए डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को फॉर्म करना, नेसेसरी स्टेप्स लेना जो भी नेसेसरी हो। और उसके बाद एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ाना, आप समझ सकते हैं, उनको एंथ्यूज करना, to keep the constant touch with the officer of the other department and establish a coordination। अपना डिपार्टमेंट तो देखना ही होता है मिडिल लेवल वालों को, लेकिन साथ साथ जो भी रिस्पेक्टिव उनके साथ साथ के जो भी डिपार्टमेंट्स है उनसे प्रॉपरली क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। फिर फोकस द फंक्शंस फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन, जो भी उनके सब डिवीजन है उनको प्रॉपरली फोकस करना होता है। फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है उनकी हेल्प करना, ये किसका काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, जब भी वो कोई भी पॉलिसी फ्रेम कर रहे हों तब। ठीक है, ये जितने भी फंक्शन दिए गए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 मार्क में इंडिविजुअली पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 मार्क में एक साथ सारे ही फंक्शन पूछ दिए जाते हैं। आप एक बार अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर बॉटम लेवल सबसे लोअर लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें कौन इंक्लूड होता है? सुपरवाइजर, जॉबर, फोरमैन एक्सेट्रा, ये जो भी होते हैं किसमें इंक्लूड होते हैं? बॉटम लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। चलिए इनके फंक्शंस देख लेते हैं फटाफट। सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयज मतलब जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके फंक्शन को सुपरवाइज कौन करता है? बॉटम लेवल वाले। और देखना जो भी वर्क हो रहा है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं। जो भी वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉयज है, उनका मोरल बूस्ट करना, ये सब किसका काम होता है? बॉटम लेवल वालों का। प्लान रूटीन वर्क। ठीक है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जिसमें भी है बॉटम लेवल वाले अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए एक रूटीन वर्क प्लान करना। उसके बाद फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ये भी कौन इसमें होता है? बॉटम लेवल में होता है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि जो एम्प्लॉयज रिलेटेड फंक्शंस होते हैं लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं, तो आप लिख सकते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कौन से इंक्लूडेड होंगे? जैसे जो सुपरवाइजर्स का ट्रांसफर है, जॉबर्स या फोरमैन का ट्रांसफर है, वो ये नहीं कि आप कह सकते हैं सीधा कोई भी डिपार्टमेंटल हेड है उसका ही ट्रांसफर कर देना। ठीक है, जो बॉटम लेवल है उसमें बॉटम लेवल का ही फंक्शन इंक्लूड होगा, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, टू गेट इंस्ट्रक्शन, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसको उस हिसाब उनको फॉलो करना, उसी हिसाब से वर्क करना। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म फंक्शन लाइक लेआउट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ये सारे फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है? बॉटम लेवल वाला। अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट्स, अगर कोई भी इक्विपमेंट है वो खत्म हो गया या रॉ मटेरियल है खत्म हो गया, उसका भी अरेंजमेंट करना किसका काम होता है? बॉटम लेवल के वर्कर्स का वर्क होता है। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम निकलती है तो वो भी सॉल्व करना वर्कर्स की किसका वर्क होता है? बॉटम लेवल का। ठीक है, implement the decision and policies decided by the top level of management, जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी डिसाइड करते हैं उसको भी इंप्लीमेंट कौन करता है? बॉटम लेवल। मिडिल और बॉटम लेवल वाले मिलकर इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? मिडिल लेवल वाले। उसके बाद प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट वर्कर्स के बीच में कौन करेगा? बॉटम लेवल वाले। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया है? डिफरेंस अमंग द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हमने जो समझा था वही इसमें फिर से हमें इन डिफरेंस के रूप में बताया गया है। ये डिफरेंस भी कभी कभी पूछा जाता है तो आप पहले इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब डिफरेंस किसके बेसिस पे दिया गया है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स कौन कौन इंक्लूड होते हैं, जितने भी पॉइंट्स थे उसी को सिर्फ एक डिफरेंस के रूप में बता दिया गया। तो आप इसको
अच्छे से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ये 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है, कभी कभी 1 मार्क में पूछते हैं कि एक डिफरेंस बता दीजिए आप। ठीक है, तो ये आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। हम इसको ऊपर समझ चुके हैं इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या है? मेनली जो फंक्शंस है वो बहुत सारे जो हमारे मैनेजमेंट गुरु थे, जिनको मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं, उन्होंने अलग अलग फंक्शन डिसाइड किए हैं। ठीक है, जैसे कुंचन ओडोनिल थे, उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग बताया मैनेजमेंट के फंक्शंस को। फिर हेनरी फ्योल ने सिर्फ 5 ही हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शन बताए थे। कौन कौन से? उन्होंने क्या इंक्लूड कर दिया? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, स्टाफिंग को हटा के इन्होंने कोऑर्डिनेशन इंक्लूड कर दिया है। फिर पीटर डकर जो थे, उन्होंने 3 फंक्शंस बताए। लूथर गुलिक ने 7 फंक्शंस बताए। जॉर्ज टेरी ने क्या बताए हैं? 4 फंक्शंस ही बताए। तो इन्हीं फंक्शंस के बेस पे हम पहले क्या समझेंगे? बेसिक जो है उसको समझेंगे। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो आपको ये चार्ट याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हमें पहला फंक्शन दिया गया है प्लानिंग। ये जो फंक्शन दिए गए उनके बेस पे हमें पूरे चैप्टर्स मिलेंगे। आगे आगे के चैप्टर जो है इन्हीं के बेस पे दिए गए हैं। पूरा एक पॉइंट, जैसे प्लानिंग है तो प्लानिंग के ऊपर पूरा एक चैप्टर हमें दिया गया है। लेकिन पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं ताकि हमें आगे चैप्टर्स में समझने में आसानी होगी। इवन द गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। हम भगवान ने हमारा पास्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। कैसे? प्लानिंग प्लानिंग करके हम प्लानिंग करके अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। हम एक एजम्पशन कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है। कि अगर हमें पर्टिकुलर वर्क करना है तो हमें पहले से प्लान करते हैं कि हमें ये चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें अगर ऐसे होंगी तो क्या होगा, हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। एक एक्सपेक्टेड, हम अपना एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर हम ऐसे इस प्लान के हिसाब से चलेंगे, इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट, ये पर्टिकुलर रिजल्ट हमारा ऑब्टेन होगा। ठीक है, और मैनेजमेंट की शुरुआत किससे होती है? प्लानिंग से होती है। अब ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। जैसे जो मैनेजमेंट प्लानिंग रिलेटेड चैप्टर, उसमें भी पूछा, उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर इसमें भी आपको दिया गया है कि मैनेजमेंट की शुरुआत किससे होती है? प्लानिंग से होती है ऑलवेज। ठीक है, और एंडिंग किससे होती है? एंडिंग किससे होती है वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और प्लानिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है हमें प्रेजेंट में अपने फ्यूचर के बारे में फोर थॉट करना। प्लानिंग मींस द फोर थॉट इन द प्रेजेंट। ठीक है, फ्यूचर फोर थॉट इन द प्रेजेंट। प्लानिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्वड इन द फ्यूचर। और हम क्या करते हैं प्लानिंग में? हम प्रेजेंट में सोच लेते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर हम प्रॉपर्ली प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है फ्यूचर का। फिर सेकंड फंक्शन क्या दिया गया? ऑर्गेनाइजिंग। पहले प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग के बेस पे क्या करते हैं? सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब ये जो डेफिनेशन दी गई फर्स्ट चैप्टर में आपको पूछी जा सकती है, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ आपको 1 मार्क में। बाकी ऑर्गेनाइजिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर है, तो उसमें आपको ऑर्गेनाइजिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो प्लानिंग के बेस पे स्ट्रक्चर फॉर्म करना, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव या हमारा जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बताया गया है प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ द बिजनेस यूनिट व्हाइल द ऑर्गेनाइजेशन इज फिजिकल स्ट्रक्चर। आप समझ सकते हैं प्लानिंग क्या है? ब्रेन है हमारे बिजनेस यूनिट का, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिजिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की क्या है आप समझ सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग है। हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि जैसे हम कोई पानी का ग्लास रखा हुआ है, हमें पानी का ग्लास पर्टिकुलर उठाना है, तो हमारा ब्रेन, हम पहले हमारे ब्रेन में एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म होगा जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना हैंड मूव करके वो पानी का ग्लास उठा लेंगे। ठीक है, दूसरा प्लानिंग क्या है? ब्रेन है, और ऑर्गेनाइजेशन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाफिंग। जब हम प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सब कुछ, तो हम क्या करते हैं, फिर स्टाफिंग की करते हैं। स्टाफिंग का सिंपल सा मीनिंग होती है, सिंपल सी मीनिंग क्या होती है? एम्प्लॉयज आर द आर्म्स एंड legs of unit। ठीक है, according to George R. Terry, staffing is concerned with the availing and maintaining satisfactory manpower। जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो आर्म्स और लेग्स का वर्क करते हैं, जिनको हम आर्म्स और लेग्स को क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं। ठीक है, हम स्टाफिंग जो होती है हमारी कंपनी की लिम्स की तरह वर्क करती है।
और फिर हमारे जो प्रोफेसर है डॉक्टर जॉर्ज टेरी, उन्होंने कहा है कि स्टाफिंग किससे कंसर्न होती है? ऑलवेज सेटिस्फैक्टरी मैन पावर से कंसर्न होती है। ठीक है, स्टाफिंग की एक सिंपल डेफिनेशन आपको स्टाफिंग चैप्टर में मिल जाएगी, ये भी एक इंडिविजुअल चैप्टर आपको दिया गया है। ठीक है, स्टाफिंग का अपॉइंटिंग अ राइट पर्सन राइट प्लेस एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दी गई है recruitment of employees for the right position at right time and right number with the right qualification at right point of time। आप समझ सकते हैं स्टाफिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है आप जो एम्प्लॉइज हैं उनको करेक्ट टाइम पे उनकी करेक्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको करेक्ट वर्क असाइन करने को ही हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम उनका हमें क्या करना होता है? इंथुजियाज्म ज़ील को क्या करना? बूस्ट करना पड़ता है, जिससे जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टाफ है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया डायरेक्टिंग। अब हमारे पास हमने देखा कि पहले हमने प्लान किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर स्टाफिंग की। स्टाफिंग कर लिए तो हमें स्टाफिंग के साथ साथ जो भी वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनको डायरेक्शंस देने पड़ेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायरेक्ट सुपरवाइज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज इफेक्टिवली। ठीक है, तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टाइम ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उनको टाइम टाइम डायरेक्शन देने पड़ेंगे कौन सा वर्क कैसे करना और कितना अचीव करना है, तो जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? अपने प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग का आप सिंपल सा मीनिंग समझ सकते हैं कि डायरेक्शन देना कि कैसे वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग। अब हमें क्या करना होता है? जब हम डायरेक्टिंग करते हैं तो हमें कंट्रोलिंग की भी बहुत जरूरत पड़ती है। कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमंग द एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछी जा चुकी है बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क में। ठीक है, कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करता है किसके बीच में? जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो रिजल्ट है हमारा, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी, और जो हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, जो हम अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं, उन सब चीजों के बीच में प्रॉपर्ली बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, क्या कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न टाइम। कंट्रोलिंग इज करेक्टिव एक्टिविटी बिकॉज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग नॉट रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज बट टू डायरेक्ट इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, कंट्रोलिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन देना। अगर कोई भी वर्कर है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देना, हमें उसे समझाना, आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कह सकते हैं? हम कंट्रोलिंग कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है मतलब हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना, आप समझ सकते हैं। हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव उसको एक साथ मिलजुल के क्या करना? अचीव करना। ठीक है, इसके बाद मीनिंग दी गई है to bring the coordination and harmony among the different functions carried out by the different departments and the business unit called coordination। जो भी हमारा बिजनेस यूनिट है उसके साथ एक हार्मनी ब्रिंग करके, एक हार्मनी के साथ वर्क करना है, उनके साथ मिलजुल के काम करना है, जिससे हमारा जो प्रीडिसाइड ऑब्जेक्टिव है टाइम पे अचीव हो सके, उसी को हम क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। कोऑर्डिनेशन सभी एक्टिविटीज के लिए क्या है? रिक्वायर्ड है, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड होता है। अगर जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक साथ मिलके प्लान प्रिपेयर नहीं करें किसी पर्टिकुलर टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बिजनेस के लिए, उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है, आप समझ सकते हैं। उसी तरह सभी लेवल्स पे रिक्वायर्ड है। और किसी भी कंपनी का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के बिना कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन के हेल्प से क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंस भी लगभग सेम ही हमें दिए गए हैं। कोऑर्डिनेशन में द मैनेजमेंट फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेशन की हेल्प से जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है उसको हम और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। ऑल मेक्स पॉसिबल ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इन इजी मैनर। जो भी हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज है उनको और भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन की हेल्प से कोई भी जो वर्क है वो इनकम्प्लीट नहीं रहता। जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बीच में, डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर्स के बीच में एक हार्मनी रहती है, हार्मनी मेंटेन रहती है।
enable the balance between the order and time business activity perform the various department। जो हमारा कोऑर्डिनेशन की हेल्प से भी टाइम मतलब अपना वर्क टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन लीड्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम हमारे जो भी कंपनी का प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है उसको टाइम टू टाइम अकम्प्लिश कर सकते हैं, उसकी ओर हमें लीड करता है, मतलब उसकी ओर हमें अग्रसर करता है। फिर फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज कौन कौन से? पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब चलिए हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेट आप समझ सकते हैं, एडवर्टीज, ये सब चीजें चीजें जो भी होती है उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट कह सकते हैं। चलिए डेफिनेशन दी गई है, पहले समझते हैं। In broad sense, the marketing management is the activity of providing goods and services from producer to customer. मार्केटिंग मैनेजमेंट की सिंपल से आप डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो लिख सकते हैं क्या है कि प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वो पर्टिकुलर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो गुड्स को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके लिए बहुत सारी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ती है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, लाइक प्राइस पॉलिसी, इंक्रीज इन सेल, पैकेजिंग, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए एक डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? आप इसको समझ सकते हैं 4P जिसको कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेस भी कहा जाता है। जब दूसरे चैप्टर्स में देखें डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या लिखा रहेगा? प्लेस लिखा रहता है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट करके लिख देता हूँ प्लेस, आप भी लिख लीजिए। इसको 4Ps ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं। कौन सा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, प्लेस को ही डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, सॉरी थोड़ा ग्लिच आ गया था। उसके बाद फिर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? जो भी पैकेजिंग होती है, जो भी अपीयरेंस होता है हमारे प्रोडक्ट का, लाइक कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकेज, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है? प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड होती है। फिर प्राइस, कस्टमर क्या करता है? ऑलवेज डिमांड करता है कि बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। तो जो भी हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं वो एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया प्राइस डिसाइड करते टाइम हमें सेल्स पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ता है, क्रेडिट पॉलिसी, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, एक तो थ्रू द होलसेलर, रिटेलर एजेंट, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी चीजें किसमें डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्रीज हो जाती है। एक तो होता है कि जो रिटेलर से पहले तो होलसेल कर दे रहे हैं, तो होलसेलर के पास से रिटेलर्स पे जा रहा है, एजेंट्स के पास जा रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। फिर प्रमोशन के बारे में बताया गया। प्रमोशन में क्या क्या बताया गया? एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेलिंग टू द सेल्समैन, वीज एंड मींस टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड ट्रेडर्स। प्रमोशन में सिंपल सा आप समझ रहे हो, प्रमोशन मतलब जो भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो भी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट टीवी पे आता है, न्यूज़पेपर में आता है, कहीं होर्डिंग्स लगी होती है। जो भी पब्लिसिटी करते हैं अपने प्रोडक्ट को, प्रमोशन में इंक्लूड होती है। वो भी किसका फंक्शन है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही फंक्शन। फिर आता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन कुछ समय पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक एक आप समझ सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में माना गया है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी लोग हम उनको अच्छे से मैनेज, क्या होता है हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बहुत जल्दी अचीव हो पाता है। ठीक है, सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयज। बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी इजीली सक्सेसफुल सेटिस्फाइड कंडेंसी एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड द प्रॉपर केयर इज टेकन। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी हमें मीनिंग दी गई है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रोफिशिएंसी को कंसीडर करना, उनके प्रोफिशिएंसी के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से उनको वर्क देना, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स का ध्यान रखना, उनका पर्सनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज की इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद हमें HRM की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं।
पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या दी गई, सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रमोशन क्या कौन करता है, जो भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ वर्क करने आते हैं, जो भी कंपनी में वर्क करते हैं, उनका सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रमोशन ये सब किसका कौन हैंडल करता है, एचआरएम। ठीक है, उसके बाद क्या इनेबल, एचआरएम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, एक्म्प्लिश कर सकते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में आपको एक पॉइंट, कोई भी टॉपिक को एक पॉइंट लिखना है, कौन सा, कि हम उस पर्टिकुलर चीज की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस में ही लिखना है। ठीक है, किसी और टॉपिक में, किसी और चीज में आप मत लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे बेसिक फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स का क्या है, मैनेज द एम्प्लॉयज, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी हमारी बिजनेस की एक वैल्यूएबल एसेट के तौर पे वर्क करते हैं, हमारी कंपनी के वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये भी किसका वर्क होता है, एचआरएम का वर्क होता है। उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना, एम्प्लॉयज एंड प्लेस देम राइट पोजीशन, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको एक राइट पोजीशन पे रखना। जैसे कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट को हम इंजीनियर की जगह पे नहीं रख सकते। अगर हम उनको किसी भी अकाउंटेंट को इंजीनियर की जगह वर्क पे रखेंगे तो क्या होगा, हमारा वर्क फुलफिल हो पाएगा, प्रॉपर्ली वर्क हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी किसका काम होता है, एचआरएम का होता है, कि जो भी वर्कर्स हैं उनके उनकी जो भी आप समझ सकते हैं परफॉर्मेंस है, उनकी जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उसके उनको वर्क देना। ठीक है, चलिए फिर हम इम्पोर्टेंस की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट्स, जैसे इसकी वजह से लेबर टर्नओवर रेट कम होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज की इफिशियंसी बढ़ती है, उनका मोरल बूस्ट होता है, यही सब दिया गया। इसमें सेम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके इम्पोर्टेंस में रख दिया गया है। चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं। इफिशियंसी एम्प्लॉयज टेंड टू इंक्रीज, एचआरएम की वजह से इफिशियंसी बढ़ती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, बिजनेस की प्रेस्टीज मेंटेन होती है, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेंटेन होती है। ठीक है, फीलिंग ऑफ ओननेस क्रिएट होती है, मतलब जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी है, एक बर्डन सा फील नहीं होता उनका वर्क। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर क्रिएट होता है, लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाता है एचआरएम की हेल्प से, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप सिंपल सा समझ सकते हैं, जो भी हमारे पास फाइनेंस है, जो भी हमारे पास पैसे हैं, उनको मैनेज करना। फाइनेंस को एक लाइफ, हमारे बिजनेस का लाइफ ब्लड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप मीनिंग दी गई, आप मीनिंग अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा मीनिंग से। उसके बाद फॉलोइंग द फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं, टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल नीड क्या है उसको एस्टिमेट करना। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान्स बनाना, कंपनी के लिए बजट प्रिपेयर करना, जो भी बजट के अकॉर्डिंग हमें फंड्स एलोकेट करना, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि कहाँ कहाँ से हमें कैपिटल एक्वायर करनी है, क्या इज द प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग फाइनेंस, हमारा जो प्रोसीजर होता है फाइनेंस, मतलब जो भी कैपिटल एक्वायर करनी है जहां जहां से, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना। फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर्म करना, टैक्सेस प्लान फॉर द टैक्सेस, अरेंजमेंट ऑफ एसेट, जो भी एसेट्स की हमें कंपनी की जरूरत है उसका भी अरेंजमेंट करना, किसका वर्क होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक सिंपल से मीनिंग में आप समझ सकते हैं, प्रोडक्शन इज अ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू द कंज्यूमेबल फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स नोन एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसके फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इसके लिए प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए या क्या क्या फंक्शंस होते हैं आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, आप समझ सकते हैं। प्रोडक्शन प्लान डिसाइड करना, फिर प्रोडक्शन प्लान के ऊपर रिसर्च करना कि प्रोडक्शन प्लान हमने जो डिसाइड किया है वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज अ प्रोडक्ट मिक्स, जो भी हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च करना, पर्टिकुलर किस टेक्नोलॉजी या किस मशीनरी के हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसके बारे में समझना। हमें टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड एज वेल एज लेआउट, हम कहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले, कहाँ पे जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके लोकेशन को डिसाइड करना। ठीक है, एस्टिमेट द रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स टू फॉर प्रोडक्शन, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल या जो भी मटेरियल उसका
एस्टिमेशन करना, एक एस्टिमेट बनाना कि इतना रिक्वायर्ड होगा हमें, ठीक है। और जो भी प्रोडक्शन की और भी जरूरतें हैं उनको क्या करना, एस्टिमेट करना। प्रोडक्शन कंट्रोल होना चाहिए। हैव अ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब हमारी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अंडरटेक द एक्टिविटीज टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट एंड मेंटेन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमें एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करना चाहिए, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर जो भी होता है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना चाहिए, हमें ऐसे एफर्ट्स डालने चाहिए। तो इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, जो भी हमारे कंपनी में जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वेरिएशन के उससे हमारी कंपनी में नए तरीकों से प्रोडक्शन कर पाएंगे, इजीली प्रोड्यूस कर पाएंगे कोई पर्टिकुलर को। और सिंप्लीफिकेशन प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन यूनिट में सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, सब कुछ मतलब इजीली आप समझ में आ सके, इजीली सब कुछ प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। चलिए हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं, 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप एक समझ लीजिएगा। आप अगर आप पूरा उसे पढ़ते हैं 6 या 7 चैप्टर तक, तो ये जो चैप्टर है आपके लिए एक फाउंडेशन का रोल प्ले करता है, आप समझिए एक फाउंडेशन बन गया। इसी के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स जो है इसी के ऊपर फ्रेम हुए हैं। आपको यही सारे टॉपिक्स बस ब्रीफ में देखने को मिलेंगे टिल द 7th चैप्टर। 6 या 7 चैप्टर आपको यही सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, यही सारे टॉपिक को थोड़ा ब्रीफ में समझाया गया, इन्हीं के ऊपर एक चैप्टर फॉर्म कर दिया गया है। तो आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 और 5 मार्कर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्या आप इसमें गिव द डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एनी 5.3 मार्कर में आता है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कहा गया, हाँ, ड्रॉ डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। लगभग 3 से 5 बार पूछा गया है क्वेश्चन। डिफाइन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सारे, ये जो नीचे मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआरएम, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सारे चैप्टर के बेस पे आते हैं। आपको जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।